हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी 8 और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एग्जाम स्पेशल सीरीज। इसमें मैं आपका एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन कराती हूँ। कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते जाते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात कि रेस्पिरेशन होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। अब जैसा मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है सेल्स के अंदर और इसका काम होता है एनर्जी को रिलीज करना। तो अगर मैं इस प्रोसेस को ग्राफिकली आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन के थ्रू ग्लूकोज मिला वो सेल्स तक पहुंचा और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर। अब ये जो एनर्जी है इसे सेल्स एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का और इसमें ये जो ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर ली जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस एटीपी के बारे में कि आखिर क्या है ये एटीपी और सेल इसका यूज कैसे करता है एनर्जी करेंसी के फॉर्म में। तो देखिए एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडेनोसिन से ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट अटैच्ड हैं। ऐसे ही एक और चीज होती है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी एडेनोसिन से 2 फॉस्फेट अटैच्ड हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो एनर्जी रेस्पिरेशन के वक्त रिलीज हुई थी उस एनर्जी का यूज करके सेल एडीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के एटीपी फॉर्म कर लेता है। अब जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो सेल वापस से इस एटीपी को तोड़ के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना लेता है और उससे वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो वापस मिल जाती है, विच इज इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर? अब रेस्पिरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर पे आ जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, एक चीज रेस्पिरेशन में सब में कॉमन है, वो है 6 कार्बन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सेल के साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होना और इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी भी रिलीज होती है। अब यहां से चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। सबसे पहले अब तक हमने जो पढ़ा यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्योंकि यह प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कभी कभी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है जिसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हमें देखने को मिलता है ईस्ट में, जहां पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब देखिए हम अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो बेटर ही होगा ना, क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, अराउंड 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें केवल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या हमारी बॉडी में केवल एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है? नहीं, कभी कभी ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में जब मान लीजिए हम भाग रहे हैं तो बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो इस हिसाब से मसल्स के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस केस में मसल सेल्स को मजबूरी में लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना पड़ता है और तब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। यहां भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो 2 ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के। अब ये जो लैक्टिक एसिड सिंथेसाइज होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल क्रैम्प्स। जो भागने के बाद आपने फील किया होगा कि पैरों में दर्द हो जाता है,
तो यही बात एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि व्हेन अ स्पोर्ट्समैन रन्स ही गेट्स मसल क्रैम्प्स। व्हाई? तो वहां आप ये इक्वेशन लिख के दिखा सकते हैं कि किस तरह से लैक ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और आप बता सकते हैं कि इस लैक्टिक एसिड के मसल्स में बिल्डअप होने की वजह से मसल क्रैम्प्स फील होते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, या सिंपली आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि एग्जाम में जब भी डिफरेंशिएट पूछा जाए, बेस्ट तरीका है टू मेक अ टेबल लाइक दिस और बता दीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। कुछ और डिफरेंसेस मैंने यहाँ दे दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ह्यूमन सेल के अंदर कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये तो हमें पता चल गया। अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस के बारे में। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बायोलॉजी में डायग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था। अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना, यानी बाहर छोड़ना। जब हम एयर इनहेल करेंगे तो एयर नेजल पैसेज से होते हुए विंड पाइप यानी ट्रेकिया में पहुंच जाती है, जहां पे कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि ये ट्यूब कोलैप्स ना हो जाए, तो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं। अब ट्रेकिया से होते हुए एयर लंग्स में एंटर कर जाती है, जहां पे ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, जहां से फाइनली एयर छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में पहुंच जाती है, जिसको बोलते हैं एल्वेलाई। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, कि हाउ आर एल्वेलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि एल्वेलाई का स्ट्रक्चर सरफेस एरिया बढ़ाता है। उसके अलावा दूसरी चीज, एल्वेलाई की वॉल्स पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसा हमने न्यूट्रिशन के टाइम विली में डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पर काफी एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो सके। तो जो ऑक्सीजन एयर में था वो ब्लड को दे दिया जाता है, और ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। अब सेल्स में ऑक्सीजन पहुंची, रेस्पिरेशन हुआ, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो ब्लड के थ्रू एल्वेलाई तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन की कोई नीड नहीं होती, ये ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ही एल्वेलाई तक पहुंच जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई की एयर में वापस रिलीज कर दिया जाता है, और फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर एक्सहेल कर दिया जाता है। एक और चीज जो याद रखने वाली है वो ये कि जो डायफ्राम होता है, ये एक शीट ऑफ मसल्स होती है लंग्स के नीचे, और ये ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट यानी इनहेल और एक्सहेल का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करती है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रिवाइज। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो इसे भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स गैसेस को अलग अलग तरह से एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अगर प्लांट की स्टेम ग्रीन है तो वहां भी स्टोमेटा होते हैं। अगर स्टेम वुडी है यानी ब्राउन कलर की है तो उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लेंटिसल्स बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो बेसिक कहानी प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन की ये है कि प्लांट्स में दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से बनती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर ली जाती है, और फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनी वो रिलीज होती है। तो मेजरली दिन के टाइम प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि फोटो यानी लाइट ही नहीं है, तो ऑक्सीजन तो नहीं बनी, लेकिन रेस्पिरेशन रात में भी होता रहता है।
तो मेजरली रात को प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एंड दैट इज इट। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram at biology_8 and until the next time, stay curious.